Hello and welcome to this video lecture. I am Himanshu Sinsinwar, lecturer मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे ME 202 फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन के चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 3 के बारे में। लास्ट लेक्चर्स के अंतर्गत हमने फ्लूइड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है और इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड़ितता के बारे में, जिसे कि इंडिकेट किया जाता है सिंबल बीटा के द्वारा। तो देखिए, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड़ितता किसी भी फ्लूइड की वह प्रॉपर्टी है जिसके के कारण वह एक्सटर्नल प्रेशर के अंतर्गत उस फ्लूइड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। यानी कि किसी भी फ्लूइड पर अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करते हैं और इस एक्सटर्नल प्रेशर के अप्लाई होने के कारण से फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वह डिक्रीज हो जाता है, तो इसी प्रॉपर्टी को कहा जाएगा कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड़ितता। और इस प्रकार के फ्लूइड को जिसका कि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है उसे कहा जाएगा एक कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो फॉर एग्जांपल हम एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट लेते हैं। इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंतर्गत जो सिलेंडर है उसके अंतर्गत हमने माना कि एक फ्लूइड भरा हुआ है और इस फ्लूइड का जो इनिशियल वॉल्यूम है वह है V, जबकि पोजीशन पिस्टन की पोजीशन 1 पर है। यदि हम इस पिस्टन पे प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और प्रेशर को बढ़ाकर P+dP कर देते हैं और इस एक्सटर्नल प्रेशर के अंतर्गत जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वह कम हो जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को ही कहा जाएगा कंप्रेसिबिलिटी। और इस प्रकार के फ्लूइड जिनका की वॉल्यूम एक्सटर्नल प्रेशर के प्रभाव में कम हो जाता है उन्हें कहा जाएगा कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जबकि प्रेशर P था तो वह था V, यानी कि जो इस सिलेंडर में फ्लूइड भरा हुआ है उसका भी वॉल्यूम जो हुआ वो हुआ V। जैसे ही हमने प्रेशर को बढ़ाया P+dP किया तो जो फ्लूइड का वॉल्यूम हो गया वो घट गया और घटकर हो गया V-dV, जबकि पिस्टन पोजीशन 2 पर आ गया। तो जो कंप्रेसिबिलिटी है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं बल्क मॉडुलस यानी कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के टर्म्स में। तो देखिए, बल्क मॉडुलस यानी कि K क्या होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो बाकी प्रत्यास्थता गुणांक की तरह यह भी होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो। तो देखिए, जो स्ट्रेस है वह है कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि हमने कंप्रेस किया है इस फ्लूइड को। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी वह होगी इंक्रीज ऑफ प्रेशर जो कि है dP, क्योंकि पहले जो प्रेशर था वो था P और हमने इसको इंक्रीज करके कर दिया P+dP। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस इस केस के अंदर होगी dP और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो कि होगी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ है, फाइनल वॉल्यूम है हमारा V2 जो कि है V-dV, और जो इनिशियल वॉल्यूम है हमारा जब पिस्टन पोजीशन 1 पर है वह है V। तो V2 - V1 डिवाइड बाय V1 रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को। तो देखिए, V2 जो कि फाइनल वॉल्यूम है वो है V-dV माइनस जो कि V1 है जो कि इनिशियल वॉल्यूम है वो है V। तो इस तरह से हमारे पास जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है वो आता है -dV डिवाइड बाय V। तो जो बल्क मॉडुलस हमारे पास फाइनली निकल के आता है वह आता है dP डिवाइड बाय -dV बाय V। इसमें से जो dP है वह रिप्रेजेंट करता है कंप्रेसिव स्ट्रेस को और -dV बाय V रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को। तो इस प्रकार से जो कंप्रेसिव स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो है वह रिप्रेजेंट करता है बल्क मॉडुलस को। जो माइनस साइन है वह ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो जो कंप्रेसिबिलिटी होती है यानी कि जो बीटा होती है वह होती है रेसिप्रोकल इस बल्क मॉडुलस का। सो वी कैन से बीटा = 1/K, यानी कि जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वह बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होती है। तो देखिए, जो लिक्विड्स होते हैं उन्हें हम लोग इनकम्प्रेसिबल मानते हैं और जो गैसेस होती हैं वह हाईली कंप्रेसिबल होती है। लिक्विड जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी, वह इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि अगर उस पर प्रेशर लगाया जाए तो वह उसका जो वॉल्यूम होता है वह डिक्रीज नहीं होता है। लेकिन
अगर हम बात करें गैस की, जैसे कि एयर, तो जितनी भी गैसेस होती हैं वह हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। यदि हम उन पर प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो उनके वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। तो देखिए, पृष्ठ तनाव क्या होता है कि जब भी दो इममिसिबल फ्लूइड्स यानी कि ऐसे फ्लूइड्स जो कि एक दूसरे में घुलनशील ना हो, जैसे कि कोई भी लिक्विड और गैस एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस है फ्लूइड की वो एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन या फिर यूँ कहें कि एक खिंची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह बिहेव करती है, और इसी घटना को कहा जाता है सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठीय तनाव। तो सिंपली यूँ हम कह सकते हैं कि जब भी दो इममिसिबल फ्लूइड्स यानी कि अघुलनशील तरल एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तो जो तरल की सरफेस है वह एक खिंची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह व्यवहार करेगी, और इसी घटना को कहा जाएगा सरफेस टेंशन। अभी खिंची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली किस प्रकार की होती है, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि एक हमारे पास रबर का टुकड़ा है और उसे हमने खींच दिया है। तो ये जो खिंचा हुआ रबर का टुकड़ा है, जैसे कि गुब्बारा है, गुब्बारा की सरफेस को हमने खींच दिया है, तो इसी खिंचे हुए गुब्बारे की जो सरफेस है उसे ही कहा जाएगा एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। तो एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन जो होती है उसी के वही सरफेस टेंशन के दौरान एक जो फ्लूइड होता है वह फील करता है। तो देखिए, सरफेस टेंशन का जो मुख्य कारण होता है वह होता है कोहेसिव फोर्स यानी कि सहसंजक बल। तो अब हम ये पहले एक एग्जाम्पल की स्टडी करने से पहले ये समझ लेते हैं कि कोहेसिव फोर्स यानी कि सहसंजक बल क्या होता है। तो देखिए, जो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं हमारे पास। तो देखिए, अब हम स्टडी कर लेते हैं कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं सरफेस टेंशन को पढ़ने से समझने से पहले। तो देखिए, किसी भी सब्सटेंस यानी कि तत्व के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो फोर्स होता है, उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसे ही कहा जाता है कोहेसिव फोर्स यानी कि सहसंजक बल। इसका एग्जाम्पल होता है H2O। इसका एग्जाम्पल होता है कोई सा भी तत्व हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि पानी है, तो पानी के जो कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो आकर्षण बल है, यानी कि पानी का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जिस फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है उसे ही कहा जाएगा वाटर के मॉलिक्यूल का कोहेसिव फोर्स। तो कोई भी तत्व और उस तत्व के कई सारे मॉलिक्यूल्स उनके बीच का जो फोर्स होता है उसे ही कहा जाता है कोहेसिव फोर्स। जबकि एडहेसिव फोर्स क्या होता है, डिफरेंट सब्सटेंस यानी कि दो अलग अलग तत्वों के अणुओं के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे कहा जाता है एडहेसिव फोर्स या फिर असंजक बल। जैसे कि पानी है, पानी के मॉलिक्यूल्स का एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ जो फोर्स होगा उसे कहा जाएगा एडहेसिव फोर्स। जैसे कि पानी है, उसके ग्लास के मॉलिक्यूल्स के साथ जो फोर्स है उसे कहा जाएगा एडहेसिव फोर्स। तो अलग अलग तत्वों के मॉलिक्यूल्स यानी कि अणुओं के बीच का जो फोर्स होता है उसे कहा जाता है असंजक बल या फिर एडहेसिव फोर्स। तो जो सरफेस टेंशन की घटना होती है वह होती है कोहेसिव फोर्स या फिर सहसंजक बल के कारण से। अब इसका जो एग्जाम्पल होता है वह होता है इसके एग्जाम्पल को यानी कि इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक कंटेनर है जिसमें कि लिक्विड भरा हुआ है, और ये जो लिक्विड है वह किसी गैस के कांटेक्ट में है, और इस लिक्विड के तीन मॉलिक्यूल्स हम एग्जांपल में लेते हैं, मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी और मॉलिक्यूल सी। तो देखिए, जो मॉलिक्यूल ए है वो पूरी तरह से लिक्विड में डूबा हुआ है, और इसके जो चारों तरफ के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसे अपनी अपनी ओर खींचते हैं कोहेसिव फोर्स के कारण से। तो जो टोटल फोर्स हो जाता है मॉलिक्यूल ए पर वो ज़ीरो हो जाता है, और इस मॉलिक्यूल पे किसी भी प्रकार का कोई रिजल्टेंट फोर्स यानी कि परिणामी बल नहीं लगता है। जबकि हम बात करें मॉलिक्यूल बी की या फिर मॉलिक्यूल सी की, तो जो मॉलिक्यूल बी है उसका काफ़ी सारा हिस्सा जो है वह लिक्विड के अंतर्गत है, जबकि कुछ हिस्सा
गैस के कांटेक्ट में है, जबकि बात करें मॉलिक्यूल सी की तो उसका आधा हिस्सा लिक्विड के अंतर्गत है और आधा हिस्सा गैस के आधा हिस्सा लिक्विड के अंतर्गत है, बाकी जो हिस्सा है वह गैस में एक्सपोज्ड है। तो इन मॉलिक्यूल्स की यदि हम बात करें तो इन मॉलिक्यूल्स के जो चारों तरफ के मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो कोहेसिव फोर्स के कारण इन मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर खींचते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगता है वह ज़ीरो ना होकर कुछ रिजल्टेंट फोर्स होता है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंतर्गत होता है। तो इस प्रकार से सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे एक रिजल्टेंट फोर्स लगता है और इन सभी फोर्सेस के कारण जो लिक्विड की सरफेस है वह एक स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन या फिर हम यूँ कहें एक खिंची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह व्यवहार करेगी और इसी के कारण से जो लिक्विड की सरफेस है वह फील करेगी सरफेस टेंशन को या फिर यूँ कहें पृष्ठीय तनाव को। तो जो टेंजेंशियल फोर्स होता है जिसकी के कारण से जो कॉन्टैक्ट सरफेस है जो कि एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है, इसी के मैग्नीट्यूड को यदि हम डिवाइड कर दें जो सरफेस है उसकी पर यूनिट लेंथ से, तो हम लोगों को मिलता है सरफेस टेंशन, जिसे कि डिनोट किया जाता है सिग्मा से और जो होता है F/L के, यानी कि एफ यहाँ पर क्या है, सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन फोर्स क्या है, वह फोर्स जिसके के कारण जो लिक्विड की सरफेस है वह सरफेस टेंशन को फील कर रही है। और एल क्या है, एल है उस सरफेस की लेंथ जो कि सरफेस टेंशन को फील कर रही है। तो F/L हमें देता है सरफेस टेंशन सिग्मा, और सिग्मा की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। अगर हम एग्जाम्पल लें सरफेस टेंशन के, तो सरफेस टेंशन ही वह कारण है जिसके के कारण जो वाटर ड्रॉप है उसका जो शेप होता है वह स्फेरिकल होता है, क्योंकि एक वाटर की ड्रॉप है और इस वाटर की ड्रॉप जो कि एयर के कांटेक्ट में है, इसके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं जो एयर के कांटेक्ट में हैं वो सरफेस टेंशन को फील करेंगे, और क्योंकि वह सरफेस टेंशन को फील करेंगे और इस सरफेस टेंशन के कारण जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उस वाटर ड्रॉप की सरफेस पे वह अपना जो एरिया है वह मिनिमाइज करेंगे और जो शेप हमारे सामने आएगा वाटर की ड्रॉप का वह होगा स्फेरिकल। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखें सरफेस टेंशन का, तो वो है कि जो भी इंसेक्ट्स होते हैं यानी कीड़े होते हैं वो जो होते हैं लिक्विड की सरफेस पे फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लें मॉस्किटो यानी कि मच्छर का, तो हम देख सकते हैं कि वह जो है पानी की सरफेस पे रेस्ट कर सकता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो पानी की सरफेस है वो एयर के कांटेक्ट में है, और पानी की जो सरफेस है वह एयर के कांटेक्ट में होने के कारण से सरफेस टेंशन को फील कर रही है, जिसके के कारण जो उसकी सरफेस है वह एक स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन यानी कि खिंची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह व्यवहार कर रही है, और इस कारण से जो मच्छर है वह पानी की सरफेस पे रेस्ट कर सकता है। और इसका एक और एग्जांपल है जो है वह है निडल यानी कि सुई है, वह किसी भी पानी की सतह है जो कि एयर के कांटेक्ट में है उस पर ठहर सकती है। तो ये सब एग्जांपल होते हैं सरफेस टेंशन के। अब हम बात करें एक्सेस ऑफ प्रेशर यानी कि दाब आधिक्य की, तो यदि हम किसी भी पानी की बूंद के अंदर दाब आधिक्य यानी कि एक्सेस ऑफ प्रेशर को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो पानी की बूंद है सपोज उसका एक रेडियस है, उसकी एक त्रिज्या है कैपिटल R, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, दो अर्ध गोलाकार हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए जो पानी की ये अर्ध गोलाकार बूंद है इसका जो सरफेस एरिया है जो कि एयर के कांटेक्ट में है वह सरफेस टेंशन को फील करेगा, और इस सरफेस टेंशन को फील करने के कारण जो सरफेस टेंशन सिग्मा होगा वह दिया जाएगा F/L। अब यहाँ F क्या है, F वह सरफेस टेंशन फोर्स है जिसके के कारण पानी की ये जो अर्ध गोलाकार बूंद की जो सरफेस है वह सरफेस टेंशन को फील कर रही है,
और एल क्या है, एल वह उस सरफेस की लंबाई है जो कि सरफेस टेंशन को फील कर रही है, जो कि अर्ध गोलाकार बूंद के केस में होगी 2πr। तो सरफेस टेंशन यानी कि सिग्मा हो जाएगा सरफेस टेंशन फोर्स डिवाइड बाय 2πr। तो इस प्रकार से जो सरफेस टेंशन फोर्स निकल के आएगा हमारे पास वह आएगा सिग्मा इंटू 2πr। जबकि जो प्रेशर इंटेंसिटी यानी कि दाब आधिक्य है इस बूंद के अंतर्गत उसे हम लोग निकालें तो वह होगा प्रेशर फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इस अर्धगोलाकार बूंद का होगा वह होगा πr²। तो इस प्रकार से जो प्रेशर फोर्स आएगा वह आएगा P इंटू πr²। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में यानी कि साम्य अवस्था की कंडीशन में इक्वेशन नंबर 1 इक्वल होगी इक्वेशन नंबर 2 के, यानी कि सरफेस टेंशन फोर्स और प्रेशर फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो हम कह सकते हैं P इंटू πr² बराबर सिग्मा इंटू 2πr। सो P हमारे सामने आता है 2 सिग्मा डिवाइड बाय r। तो यह होती है प्रेशर की इंटेंसिटी किसी भी वाटर ड्रॉप के अंतर्गत। यदि हम प्रेशर की इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं किसी भी हॉलो बबल के अंतर्गत, जैसे कि सोप बबल के अंतर्गत, तो उसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा है वाटर ड्रॉप का, तो वह जो वाटर की ड्रॉप है वह पूरी तरह वाटर के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है और उस वाटर ड्रॉप का जो सिर्फ आउटर पोर्शन है वह एयर के कांटेक्ट में है, जबकि पूरी की पूरी ड्रॉपलेट वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। जबकि अगर हम बात करें सोप बबल की, तो सोप का जो बबल होता है वह खोखला होता है और सोप बबल का जो बाहरी सरफेस होता है वह भी एयर के कांटेक्ट में होता है और जो अंदर का सरफेस होता है वह भी एयर के कांटेक्ट में होता है। तो यदि हम इस सोप के बबल को जिसकी की रेडियस r है उसे 2 हिस्सों में बांटें, तो इस कंडीशन में जो दोनों सरफेसेस हैं सोप बबल की अंदर वाली और बाहर वाली दोनों ही सरफेस टेंशन को फील करेंगी और सरफेस टेंशन दर्शाई इस डायग्राम में सरफेस टेंशन जो बाहरी सरफेस पे है उसे रेड पेन से दर्शाया गया है, जबकि जो अंदर वाली सरफेस है उस पर जो सरफेस टेंशन है उसे ब्लू पेन से दर्शाया गया है। तो क्योंकि जो हॉलो बबल है इस केस के अंतर्गत दो सरफेस टेंशन को फील कर रही हैं, तो जो सरफेस टेंशन फोर्स है वह भी दोगुना हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन फोर्स विल बी 2 इंटू सिग्मा इंटू 2πr और यह सरफेस टेंशन फोर्स बैलेंस करेगा प्रेशर इंटेंसिटी को, दाब आधिक्य प्रेशर फोर्स को यानी कि दाब बल को। तो इस केस के अंतर्गत इक्वेशन नंबर 2 विल बी इक्वेशन नंबर 3। सो P इंटू πr² इज इक्वल टू 4 सिग्मा πr। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो प्रेशर इंटेंसिटी आएगी वह आएगी 4 सिग्मा डिवाइड बाय r। सो आई होप इस वीडियो लेक्चर से आपको कंप्रेसिबिलिटी एंड सरफेस टेंशन के बारे में समझने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू।